उमा काकी सचमुच किसी देवी से कम नहीं थी। खास तौर से विवेक और राधिका के लिए तो वह बिल्कुल माँ समान थी, और वैसे भी वह दोनों का ख्याल भी रख रही थी। राधिका विवेक के साथ नदी किनारे जाने लगी थी। हल्की हल्की चांदनी पूरे जंगल को सफ़ेद रोशनी में भिगो रही थी। विवेक राधिका को लेकर नदी किनारे पहुंच चुका था। वह दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए थे। राधिका ने विवेक के कंधे पर सर रख लिया था। काफ़ी देर तक वह नदी में पड़ रही चांद की परछाई को निहारते रहे। राधिका चुप थी, और तभी हल्की सी हवा का झोंका आया और उनके ऊपर पेड़ से खूबसूरत फूल नीचे आकर गिरे। राधिका मुस्कुराने लगी थी। उसने विवेक से कहा, देखो कितने खूबसूरत फूल मेरे ऊपर आकर गिरे। राधिका ने वह फूल हाथ में उठाया और विवेक को दिखाते हुए कहा, देखो यह महुआ के फूल कितने खूबसूरत हैं और इनकी खुशबू कितनी लुभावनी। विवेक ने वह 2-3 फूल उठाकर राधिका के बालों में लगा दिए। राधिका और विवेक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सचमुच कितना मासूम प्यार था वह। उम्र की इस दहलीज पर किसी से प्यार होना और फिर उसे शादी भी हो जाना, यह सचमुच किस्मत की बात होती है। और विवेक और राधिका दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल चुका था। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर। दोनों ही अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। विवेक राधिका की आंखों में देख रहा था। राधिका भी विवेक को देख रही थी। तभी दोबारा हवा का झोंका आया और महुआ के फूल उन दोनों के ऊपर गिर गए। राधिका ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। विवेक ने राधिका से कहा, इन फूलों की महक कितनी सुंदर है राधिका, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राधिका ने विवेक से कहा, अच्छा किया तुमने जो मुझे यहाँ ले आए, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुम्हें प्यार करती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे जीवन में सिर्फ परेशानियाँ ही हैं, लेकिन आज तुम्हारे साथ यह समय बिताकर दोबारा सब कुछ खूबसूरत लगने लगा है। विवेक, अब मुझे कभी भी मत छोड़ना, हम हमेशा साथ में रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। राधिका को भावुक देखकर विवेक ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विवेक और राधिका एक दूसरे के गले लग गए थे। रात गहरी होने लगी थी। विवेक ने राधिका से कहा, चलो अब घर चलते हैं, रात हो रही है। जंगली जानवर नदी में पानी पीने आएंगे, यहाँ ऐसे बैठना ठीक नहीं है। राधिका ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं विवेक, थोड़ी और देर बैठना है, अभी मेरा मन नहीं भरा, ना तुमसे ना इस सुहाने नज़ारे से। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल फिर आएंगे, पर अभी चलो, बच्ची ने जाकर उमा काकी को तंग ना कर दिया हो। राधिका बेमन से विवेक का हाथ पकड़कर वहां से उठकर आने लगी थी। वह दोनों वापस घर आ गए थे। उन्होंने उमा काकी से बच्ची को ले लिया और फिर बच्ची को चारपाई पर सुलाकर जैसे ही सुहाना नीचे चटाई पर लेटने आई, उसने देखा उसके बालों से महुआ के फूल निकलकर बच्ची के चेहरे पर गिर गए थे। राधिका कभी बच्ची का चेहरा देख रही थी तो कभी उन फूलों को। उसने विवेक से कहा, हमारी बच्ची सचमुच कितनी सुंदर है, देखो इन फूलों को मेरी बेटी के सामने, यह फूल भी साधारण लग रहे हैं। राधिका की बात सुनकर विवेक ने कहा, सच कह रही हो। और अभी विवेक के दिमाग में एक बात आई। उसने राधिका से कहा, तुम्हें यह फूल बहुत पसंद है ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विवेक, मुझे महुआ के फूल बहुत पसंद हैं। विवेक ने राधिका से कहा, क्यों ना हम अपनी बेटी का नाम महुआ रख दें। विवेक के मुंह से यह सुनकर राधिका खुश हो गई। उसने विवेक से कहा, तुमने कितना सुंदर नाम सोचा है मेरी बच्ची के लिए। सचमुच इसका लुभावना चेहरा बिल्कुल महुआ की खुशबू की तरह है, जो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तुमने तो बहुत सुंदर नाम सोचा है विवेक। ठीक है, हम अपनी बेटी को महुआ पुकारेंगे। विवेक और राधिका ने बच्ची को चूम लिया था और फिर वह दोनों भी सोने चले गए। हवेली का दृश्य। आज हवेली में बहुत रौनक थी। सुबह से ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। आखिर होती भी क्यों ना, अग्रज प्रताप सिंह की पहली संतान जो हुई थी, वह भी इतने सालों बाद। सभी बहुत खुश थे। पकवानों की खुशबू गांव में दूर दूर तक घरों में जा रही थी। गांव के सभी लोग इस बात से आश्चर्य में थे कि माता जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है।
और माता जी इतना बड़ा उत्सव आयोजित कर रही हैं। यह सभी के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि गांव में हर कोई यह जानता था कि हवेली में कन्या का जन्म लेना लगभग असंभव ही है। दबी जुबान में सभी यह बातें कर रहे थे कि इस लड़की के भाग्य बहुत तेज हैं, जो माता जी के घर में जन्म लिया है। कई यह भी कह रहे थे कि न जाने यह बच्ची क्या भाग्य लिखा कर आई है, जो माता जी के घर में जन्म लिया है। हर तरफ अलग अलग बातें हो रही थी, लेकिन फिलहाल सब इस बात से खुश थे कि कई सालों बाद हवेली में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी अपनी हैसियत के अनुसार कपड़े पहनकर हवेली के बाहर जमा हो गए थे। बिंदिया आश्चर्यचकित थी। उसने माता जी से कहा, तुम्हें क्या लगता है मालती, माता जी ने सचमुच इसे दिल से स्वीकार किया या फिर किसी तूफान के पहले की शांति है? मालती ने गंभीर लहजे में बिंदिया से कहा, बहू रानी, यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि माता जी क्या चीज़ हैं। मैं तो तुम्हें अभी भी यही कहूँगी कि ज़्यादा खुश मत होना, बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना। क्योंकि मैंने माता जी और कुंवर साहब के बीच की बातें सुनी थी। कुंवर साहब ने माता जी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने आपकी इस बच्ची को नहीं स्वीकारा तो कुंवर साहब आपको और अपनी बच्ची को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। शायद कुंवर साहब के मुंह ने उन्हें इस बच्ची को स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तो इस हवेली में बचपन से रही हूँ, इतना तो कह सकती हूँ कि इस हवेली में कन्या का जन्म लेना निषेध है। इस घर में लड़कियाँ या तो ब्याह कराती हैं या नौकरानी बनकर, लेकिन आज इस घर की ये कुप्रथा आपकी वजह से टूटी है। अब जब इतने सालों पुरानी प्रथा टूटी है तो कोई ना कोई ठोस कारण तो होगा ही, बस आप देखती जाइए। और ऐसा कहकर मालती ने खूबसूरत सा लहंगा निकालकर बहू रानी के आगे रख दिया और उनसे कहा, अभी बूढ़ी काकी आएंगी, आपका उपटन हो जाने के बाद आप नहा लेना और यह कपड़े पहन लेना, माता जी ने आपको देने के लिए कहे थे। और फिर मालती ने खूबसूरत रेशमी फ्रॉक निकाली और बहू रानी को देते हुए कहा, यह फ्रॉक माता जी ने बिटिया रानी के लिए दी है, मैं उसे पहना देती हूँ। मालती ने तो सारी सच्चाई बहू रानी से कह दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई तो बिंदिया भी जानती थी। बिंदिया बहुत डरी हुई थी। कहने को तो आज उस हवेली में बड़ा आयोजन था, लेकिन बिंदिया को इस आयोजन की जरा सी भी खुशी नहीं थी। वह बेचारी तो बस अपने और अपनी बच्ची के दिन गिन रही थी। बिंदिया और बच्ची तैयार थी। बिंदिया की जेठानी प्रीति अपने कमरे में आई। प्रीति ने बिंदिया को देखते ही कहा, अच्छी लग रही हो तुम। और फिर उसकी नज़र बच्ची के ऊपर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने बच्ची को गोद में उठाया और फिर अपनी आंखों से काजल निकालकर उस बच्ची के कान के पीछे लगाते हुए कहा, भगवान इसको हर बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। लेकिन अक्सर खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, संभल कर रखना, दुनिया की नज़रें बहुत बुरी हैं। प्रीति की बात सुनकर बिंदिया आंखें फाड़े प्रीति की ओर देख रही थी। उसे प्रीति की बात अच्छी नहीं लगी थी और यह बात प्रीति भी जानती थी। प्रीति ने अपनी बात संभालते हुए बिंदिया से कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना बिंदिया, मैंने जो कुछ भी कहा है वह बहुत कुछ भुगतने के बाद कहा है। पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन ऐसी ही 4 खूबसूरत बच्चियों की माँ बन चुकी हूँ मैं। पर नसीब तो देखो, एक भी बच्ची मेरी गोद में नहीं है। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रीति की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों की कोरों से 2 बूंद आंसू उस बच्ची के चेहरे पर गिरे थे। प्रीति ने हड़बड़ाते हुए बच्ची के गाल से अपने आंसू पोंछ दिए और बिंदिया से कहा, भाग्यशाली हो तुम जो तुम्हें अग्रज देवर जी जैसे पति मिले हैं। बस अब तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नज़र ना लगे। और ऐसा कहकर प्रीति बच्ची को खिलाने लगी। मालती कभी प्रीति तो कभी बिंदिया का चेहरा देख रही थी। उसने प्रीति से कहा, बाहर से बुलावा आया है, पंडित जी आ गए हैं, माता जी आप लोगों को आंगन में बुला रही हैं। लाइए बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसे आंगन में ले चलती हूँ।
परिधि ने सुनी सुनी आंखों से बिंदिया की तरफ देखा और उससे कहा, क्या मैं इसे बाहर ले चलूं? मालती ने बिंदिया की तरफ देखा। बिंदिया ने धीरे से पलक झपकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। परिधि खुश हो गई थी। उसने बच्ची को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए उसकी बलाएं ले ली। बिंदिया अभी कमरे से बाहर आ ही रही थी कि तभी परिधि ने बिंदिया से कहा, तुम्हें कुछ बताना था। मालती यहाँ खड़ी थी इसलिए कुछ नहीं कहा। परिधि की बात सुनकर बिंदिया ने आश्चर्य से परिधि की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? परिधि ने बिंदिया के करीब जाते हुए उसके कान में कहा, माता जी ने कल बूढ़ी काकी से कोई जड़ी बूटी मंगाई थी और जब बूढ़ी काकी ने वो जड़ी बूटी माता जी को दी थी तो मैं हैरान रह गई थी। वैसे ही जड़ी बूटी माता जी मेरी बच्चियों को खिलाती थी, बस तुम ध्यान रखना। परिधि की बात सुनकर बिंदिया के होश उड़ गए थे। वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी। बच्ची परिधि की गोद में बाहर आ रही थी। बच्ची के बाहर आते ही माता जी ने परिधि से उसे अपनी गोद में ले लिया। आंगन में पंडित जी बैठे हुए थे। माता जी बच्ची को लेकर आंगन में बैठ गई थी। बिंदिया गौर से माता जी की तरफ देख रही थी और माता जी अपनी कातर निगाहों से बच्ची की तरफ देख रही थी। परिधि ने धीरे से बिंदिया के कान में कहा, माता जी पर नजर रखना, और इतना कहकर परिधि भीड़ में औरतों के साथ बैठ गई। बिंदिया घबराई हुई माता जी की ओर देख रही थी। पंडित जी ने माता जी से कहा, तो क्या बच्ची का नामकरण आप करेंगी? माता ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, आज तक अपने खानदान के बच्चों का नामकरण हमने ही किया है, तो हमारी इस बच्ची का नामकरण भी हम ही करेंगे। क्यों, है ना अग्रज, आपको कोई परेशानी तो नहीं? छोटे कुंवर अग्रज ने अपनी माता जी की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप ही इसका नाम रखेंगी। माता जी ने धीरे से बच्ची के कान में उसका नाम कह दिया था और फिर उन्होंने पंडित जी को बच्ची का नाम बताते हुए कहा, हमने इसका नाम मोहिनी रखा है। सभी लोग बहुत खुश थे। सचमुच उस बच्ची के चेहरे से मिलता जुलता था। पंडित जी ने शहद की कटोरी माता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब आप बच्ची को शहद चटा दीजिए। माता जी ने तिरछी निगाहों से बिंदिया की तरफ देखा और एक हल्की सी कातर मुस्कान बिंदिया की तरफ छोड़ दी। बिंदिया घबरा रही थी। माता जी ने सबकी नज़रें चुराते हुए ना जाने अपने पल्लू की गांठ से अपनी उंगली में कुछ लगाया और फिर वही उंगली शहद में डुबो दी और धीरे धीरे वह बच्ची की तरफ उंगली ले जाने लगी। बिंदिया ने माता जी की हरकत देख ली थी। उसके चेहरे से पसीना निकलने लगा था और बिंदिया का दिल जोर से धड़कने लगा। बड़गांव का दृश्य। आज पूर्णमासी थी। राधिका नहा धोकर तैयार थी। उसने बच्ची को भी अच्छी तरह से नहला धुलाकर तैयार कर दिया था। उमा काकी पूजा की थाली सजाकर राधिका के घर आ गई। उन्होंने राधिका से कहा, मैंने पूजा का सामान तुम्हारे काका से मंगवा लिया था। ज़्यादा सामान तो चाहिए नहीं था, बस एक नारियल, बताशे और थोड़े से फूल। फूल तो मैंने तुम्हारी बगिया से ही तोड़ लिए। अब चलो मंदिर चलते हैं। विवेक भी मंदिर जाने के लिए तैयार था। उसके मालिक ने आज उसे छुट्टी भी दे दी थी और कुछ पैसे भी, इसलिए विवेक भी खुश था। वह कल ही थोड़ा खाने पीने का सामान ले आया था ताकि काकी और काका को भोजन करवा सके। अभी चारों घर से निकले ही थे कि तभी राधिका को कुछ याद आया। उसने काकी से कहा, काकी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, आप लोग चलिए। काका काकी और विवेक आगे जाने लगे थे। राधिका अंदर गई और उसने जल्दी से वह मटकी हटाकर जमीन को हंसिये से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उस गड्ढे में से वह गहने वाली मटकी निकली। राधिका ने जल्दी से उस मटकी में कुछ टटोलना शुरू किया और तभी उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट आ गया। बड़ा खूबसूरत लॉकेट था वह। जब राधिका गहने रख रही थी तब उसकी नज़र उस लॉकेट पर पड़ी थी और उसने तभी यह सोच लिया था कि वह यह लॉकेट अपनी बच्ची के गले में पहनाएगी। हालांकि लॉकेट चांदी का था, लेकिन राधिका के लिए तो क्या चांदी क्या सोना, सब कुछ सपने की बात थी। उसने जल्दी से वह लॉकेट अपने हाथ में लिया
और बाकी गहने दोबारा मटकी में रखकर उस मटकी को दबा दिया। उसने एक काला धागा निकाला और वह लॉकेट उसी में डाल दिया और वह अपनी मुट्ठी में रखकर मुस्कुराती हुई दोबारा झोपड़ी से बाहर आ गई। उसने कुंडी लगा दी थी। हालांकि थी तो साधारण झोपड़ी जिसमें चोरों के लिए कुछ भी नहीं था, पर अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो वहाँ चोरों के लिए बहुत कुछ था। राधिका भागते हुए विवेक के पास पहुँच गई थी। विवेक ने धीरे से उससे कहा, कहाँ गायब हो गई थी? राधिका ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी खोलकर विवेक को दिखाई। उस लॉकेट को देखकर विवेक ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह कब लेकर आई हो? बहुत खूबसूरत है। राधिका ने धीरे से विवेक के कान में कहा, यह बच्ची की अमानत है। शायद उसकी माँ ने जानबूझकर गायत्री नानी को दिया होगा। उस बच्ची के लिए इससे बेहतर तोहफा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रही हो, अच्छा किया तुमने। विवेक राधिका काका काकी के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ी के मंदिर पहुंच चुके थे। वहां जाकर उन्होंने माता की पूजा की और फिर राधिका ने वह लॉकेट काकी को देते हुए कहा, काकी, हमारे माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन आप लोग हमारे माँ बाप जैसे हैं और अगर हमारे बच्चे का नामकरण आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राधिका ने वह लॉकेट काकी को देते हुए कहा, यह लॉकेट मेरी नानी ने बनवाया था, मैंने संभाल कर रखा हुआ था। आप अपने हाथों से बच्ची को पहना दीजिए और इसका नाम इसके कान में बोल दीजिए। राधिका ने काकी के कान में बच्ची का नाम बता दिया और काकी ने बच्ची के कान में धीरे से महुआ कहा। महुआ और मोहिनी कितने सुंदर नाम थे। दोनों ही एक दूसरे से कोसों दूर थी, लेकिन संयोग तो देखो, दोनों के ही नाम मिलते जुलते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक का नामकरण बहुत धूमधाम से मनाया गया और दूसरी का बहुत ही साधारण तरीके से। अब देखते हैं महुआ और मोहिनी की किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है, क्योंकि सच तो यही है कि यह सब किस्मत का ही खेल है, वरना जन्म तो दोनों ने एक ही माँ की कोख से लिया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।